हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। नाउ दिस इज़ ऐश्वर्या और आज हम बात कर रहे हैं CUET प्रिपरेशन। CUCET एग्ज़ाम भी बोलते हैं इसको। इनकी प्रिपरेशन हम करने वाले हैं खास तौर से विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन ए विच इज़ योर लैंग्वेज सेक्शन, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी आएगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स हो सकता है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। तो देखने में हो सकता है बहुत सिंपल लग रहा हो, बट व्हेन यू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि इंग्लिश कितना वास्ट सब्जेक्ट है और कितनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वी विल हैव अ टेस्ट योर ब्रेन। सो टेस्ट योर ब्रेन में आपका क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटोज साइबर डिफेंस ग्रुप? ओके, सो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर: इंडिया, साउथ कोरिया, जापान एंड पाकिस्तान। तो इसका मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया है, वैसे बेसिकली जीके से रिलेट कर रहा है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नाटो का फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। ओके, ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस थी जो कि 30 मेंबर स्टेट्स में स्टार्ट हुई थी एंड इट वाज 28 यूरोपियन स्टेट्स। 1949 में स्टार्ट हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो आपको मुझे ये बताना है कि फर्स्ट एशियन कंट्री कौन सा था जिसने नाटो को साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया था। ओके, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में ना देकर यहीं पे अभी स्टार्टिंग में दूंगी, सो दैट आपको उसकी और क्लैरिटी रहे, बिकॉज जीके जो है आपके एग्जाम में आएगी। इनफैक्ट सारे ही एग्जाम्स में जीके आती है, तो चाहे आप जीके का पार्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, जीके इज़ यूजफुल। Yes, the correct answer is South Korea. So South Korea became the first Asian country to join the North Atlantic Treaty Organization. आप इसको पूरा रेफर कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। मेन अगर हम आपके एग्जाम के पैटर्न से बात करें तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा वो फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री था जिसने नाटो को ज्वाइन करा। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट कि बेसिकली ये जो CUCET में जो वोकैबुलरी का पार्ट आता है ये होता क्या है। तो इसका मैं आपको एक जनरल बता दूँ कि जब भी हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी वोकैबुलरी है और मल्टीपल सिनोनिम्स आते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, दैट इज CUET एग्ज़ाम भी है, सैट का है, GMAT है, कैट में भी आता है। ठीक है, या आप अगर आप इंडिया से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी टॉफल और आइलेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आता है। तो आपको इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी है एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन योर ब्रेन नाउ। एंड इफ लाइक द सेशन प्लीज़ डू गिव अ लाइक। तो आप जितना लाइक देंगे उतना ज़्यादा ये लोगों के तक पहुँचेगा, तो आई होप यू विल हेल्प मी इन दैट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, वी आर नाउ सीरियस, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। कोशिश करना कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखो अपने पास, रीज़न दो। मैं आपको साथ में रीजंस देती रहूँगी कि कौन सा पॉइंट, कौन सा वर्ड जो है वो सही वोकैब है और कौन सा नहीं है, क्यों नहीं है। दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू, बट आई वॉन्ट यू पीपल ऑल्सो टू गिव योर ओन रीज़न कि आपको कौन सा आंसर सही लगता है, क्यों नहीं लगता है, वो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई डेयर से दिस मैन इज डैश टू स्टीलिंग, ही इज़ नेवर गोइंग टू गिव इट अप। वी हैव 4 ऑप्शन which are vulnerable, adamant, adaptable and addicted। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अराउंड 5-6 सेकेंड्स। आप ट्राई करो अपना आंसर बताने का। मुझे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है वो स्टीलिंग कर सकता है और ये कभी भी इस चीज़ को नहीं छोड़ेगा, ये हम कह रहे हैं। तो वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, जो कि बहुत जल्दी किसी चीज़ से हर्ट हो जाए। एडमेंट होता है जिस बात पे आप बहुत ज़्यादा श्योर हो। ठीक है, अडेप्टेबल होता है कि जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को अडेप्ट कर ले। एडिक्टेड मतलब है जो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एकदम ही उस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो कर जाता हो। तो यहाँ पे सही आंसर इज एडिक्टेड, तो आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर हियर इज एडिक्टेड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, which is he was dismissed from service for his insistent dash indigestion. Second option is intelligibility, third is disobedience and fourth is obedience. ओके, 5 सेकेंड दे रही हूँ, आप अपने एंड पे सोचो क्या होगा, क्या सही होगा। आप देखो जितने क्वेश्चंस करोगे इनके इंग्लिश के, उतना आप प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना आप वर्ड्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो गिव इट अप नहीं करो, करते रहो, कोशिश करोगे ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, वर्ड्स क्लियर होंगे। जितने ज़्यादा वर्ड्स को इतनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी होगा। एंड डोंट वरी कि आपके पास इतना कम टाइम है, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने किसी को जॉब से निकाल दिया बिकॉज क्या दिक्कत थी। इनडाइजेशन मतलब उसका कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, तो ये सही नहीं होगा। इंटेलिजिबिलिटी मतलब उसकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। डिसोबीडियंस मतलब चीज़ों को मान नहीं रहा था। ओबीडियंस मतलब फॉलो कर रहा था। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, डिसोबीडियंस। तो उसका लगातार ये जो डिसोबीडियंस था उसकी वजह से हमने उस पर्सन को जॉब से हटा दिया। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। The next question is, the two brothers were living in dash flats, adjacent, accommodation, triangular
या परमानेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे जो मैंने अभी आपको बोला उतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे आएंगे उसमें कुछ ये टर्म्स दोबारा से यूज़ होंगे, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, आप उन क्वेश्चंस के और पैटर्न्स को समझोगे। ओके, सो अगेन आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू आइडेंटिफाई। देखो अब इसमें ट्रायंगुलर नहीं होगा, आपको जब भी एमसीक्यू कर रहे हो तो जो नहीं पॉसिबल है उनको पहले हटाना है। अकोमोडेशन होता है रहना, परमानेंट घर हो जाएंगे, यहाँ पे एडजेसेंट है, दैट मीन्स कि दोनों भाई जो है एकदम आसपास, मतलब एकदम ही बगल बगल के घरों में रहते थे। नेक्स्ट आता है टर्कलैंड वॉज डैश अ रिपब्लिक ऑन October 29, 1923। 4 ऑप्शंस मिले हैं, प्रोफेस्ड, प्रोसिक्यूटेड, प्रोक्लेम्ड या प्रोहिबिटेड। ओके, 5 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू टू आइडेंटिफाई। सी प्रोफेस जो आपका पहला ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कहना चाहे वो सही है या झूठ है, आप उस चीज़ को बोल रहे हो बट आपको श्योर नहीं वो चीज़ सच है या झूठ है। फिर जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ प्रोसिक्यूटेड। उसका मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी को गिल्टी प्रूव करना चाह रहे हो, कोर्ट में ले जाते हो, वो प्रोसिक्यूटेड हो गया। प्रोक्लेम्ड बच्चों होता है टू मेक समथिंग नोन ऑफिशियली या पब्लिकली, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा एक्चुअल आंसर है। तो हमने कहा टर्कलैंड वॉज प्रोक्लेम्ड, मतलब आपने ऑफिशियली उसे रिपब्लिक घोषित किया है ऑन October 29, ठीक है। प्रोहिबिट मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, रोक देना। तो नेचुरली यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोक्लेम्ड। ओके, द सी ऑप्शन। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया है टर्की कहाँ पर है, सो दैट आगे कोई और जीके का क्वेश्चन हो तो आपको ये भी ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि कौन से कंट्री में कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश वर आस्क्ड टू चूज बिटवीन कैवलरी एंड इन्फेंट्री। तो 4 ऑप्शंस हैं, इन्फेंट्स, वेंडर्स, रिक्रूट्स, वेटरन। वेटरन कौन होते हैं? जो अपने पोस्ट में बहुत हाई पोस्ट पे लोग होते हैं उनका होता है। वेंडर्स हो गए जो हमारे सप्लायर्स होते हैं। इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे बात जो सही आंसर है दैट इज़ रिक्रूट्स। रिक्रूट्स कौन है? जो अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको हम बोल रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले ग्रुप में जाना चाहते हो। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको समझना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप समझ लेना एक बार और देख लेना इन केस यू आर नॉट श्योर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रिपोर्ट सीम्स टू डैश दैट अ स्टिफ रेजिस्टेंस बाय द इंसर्जेंट्स इज टू बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक रिपोर्ट है, उससे हमें लगता है कि बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस आने वाला है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो एकदम ही ऐसा कुछ उसमें आ सकता है, स्टिफ रेजिस्टेंस बाय द इंसर्जेंट्स टू बी एक्सपेक्टेड। 4 ऑप्शन हैं, प्रेजेंट, प्रिडिक्ट, प्रिस्क्राइब, प्रोवोक। ओके, प्रेजेंट मतलब किसी चीज़ को देना, प्रिडिक्ट मतलब आगे की सोचना, ओके, प्रिस्क्राइब लिख देना, बताना, प्रोवोक मतलब किसी को एजिटेट करना। सो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे है बी, प्रिडिक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी ये जो रिपोर्ट आ रही है इससे ऐसा ऐसा हो जाएगा, सो दिस इज प्रिडिक्शन। आप पहले से एक अनुमान लगा रहे हो, एक एस्टिमेशन कर रहे हो, तो द करेक्ट ऑप्शन है विल बी प्रिडिक्ट करना। अगर आपको कोई और ऑप्शन लगता है तो ज़रूर आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना। Okay, question number 7. Dash parents would want to see their children to be educated in a least restrictive environment. मतलब इस तरह के पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं कोई रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में नहीं रहें, खुल के वो जी सकें, सीख सकें चीज़ों को। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनकॉम्पिटेंट, सेकेंड इज़ परमिसिव, सेल्फ डिनाइंग, extravagant. Okay, again 5 seconds I'm giving you. The main thing is you have to enrich your vocabulary. आपको मीनिंग समझना आना चाहिए, वर्ड पता होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, डैश पेरेंट्स वुड वांट टू सी, इस तरह के पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है एजुकेट हो और खुल के जी पाए। तो इनकॉम्पिटेंट तो नहीं होगा, परमिसिव है। परमिसिव क्यों सही आंसर है? बिकॉज हम कह रहे हैं कि हम अलाउ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे खुल के जी सकें, खुल के सीखें। ओके, सेल्फ डिनाइंग जो किसी भी चीज़ पे अलाउ नहीं कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे होते हो या बहुत ज़्यादा शो करते हो। तो यहाँ पे सही आंसर इज परमिसिव। परमिसिव मतलब जो कि परमिट करते हैं, जो कि अलाउ करते हैं। ओके, वे कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। फिनलैंड इज डैश नेशन, शी इज़ लिस्टेड अमंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमिकली मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्रीज। तो हम तारीफ कर रहे हैं कंट्री की, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। इंसॉल्वेंट तो आपको पता ही है कॉमर्स के, अगर आप स्टूडेंट हैं, कि हमारे पास उस चीज़ को पे करने के पैसे नहीं है। अंडर प्रिविलेज, आगे नहीं बढ़ पा रहा। एफ्लुएंट मतलब अच्छी बात कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा है उसके पास। इम्पॉवरिश मतलब अगेन हम पुअर उसके रैंक कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, यू हैव टू टेल मी इन 5 seconds. Yes, the correct answer is affluent. Okay, Finland is an affluent nation. She is listed among the world's economically most competitive countries. चलो, question number 9. Find the word which has the same meaning as cleave. ठीक है, cleave आपको बताना है। cleave का मैंने एक सेंटेंस दे दिया है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे। They just cleave the stones along the cracks.
तो क्रैक से मान लो एक कोई पत्थर है, उसमें कहीं कहीं पर क्रैक्स हैं, अब वहाँ पे क्लीव करना है आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन देखो, सी उसको देखना, कट करना, बिग करना या ग्रीन करना। तो देखो ग्रीन और बिग तो नहीं होंगे, सी या कट में से हो सकता है। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, सही आंसर यहाँ पे है कट करना, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे उस पत्थर में दरार है वहाँ पे आपने उसे कट करा, तो कट करना इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्लीव दैट यू शुड बी नोइंग। प्लीज़ इन वर्ड्स को कहीं पर आप लिखते चलना, जिससे आपको याद रहे कि आपने क्या नए वर्ड्स आज सीखे हैं। फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, द डिसीजन विल डैश द एंटायर नेशन। इम्प्रेस, इम्पैक्ट, इम्प्लांट या इम्प्लीमेंट। ओके, सिमिलर वर्ड्स ही आपको एग्जाम्स में ही मिलेंगे इसी तरह से। बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो सकता है चेंज भी नहीं करें वो, तो आपको सिमिलर वर्ड्स देते हैं, सिमिलर स्पेलिंग वाले, जिससे कि आप थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। चलो, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू आइडेंटिफाई। देखो, इम्प्रेस करना, द डिसीजन विल इम्प्रेस द एंटायर नेशन, या इम्पैक्ट, ठीक है। इम्प्लांट, इम्प्लीमेंट, तो डिसीजन विल इम्प्लीमेंट द एंटायर नेशन तो अभी गलत हो जाएगा। इम्प्रेस, ऐसा डिसीजन इम्प्रेस करे, उससे भी ज़्यादा खास क्या हो जाएगा, इम्प्लांट करना। बट मैं आपको बताऊं, इम्प्लांट का एक्चुअल मतलब होता है मेडिकल ऑपरेशन से है कि कोई चीज़ आपने कोई बॉडी पार्ट में कोई और पार्ट को ऐड करा, ओके। जबकि यहाँ पे सही है इम्पैक्ट, द डिसीजन विल इम्पैक्ट द एंटायर नेशन। आप जो डिसीजन लेके आए हो वो पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हिज विच वर्ड हैज़ अ सेम मीनिंग एज हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी जैसा सिमिलर मीनिंग वाला क्या है, सपोर्ट, साइनोश्योर, एंटोगनिज्म या बेहेमो, ठीक है। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। अगेन आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। बहुत से बच्चों को हो सकता है ये सारे वर्ड्स नए लग रहे हो, दिक्कत आ रही हो, बट आप जब इन्हें देखने लगोगे, समझने लगोगे, आज के सारे वर्ड्स को याद रखोगे, मैं आपको मीनिंग्स भी दे रही हूँ, तो आपको ये आगे कभी कोई क्वेश्चन में रिपीट होंगे तो आपको ये पता होंगे। इनफैक्ट कोई भी चीज़ हम सबसे पहले शुरू करते हैं तो वो टफ ही लगती है, एंड धीरे धीरे यू नेवर नो, आफ्टर 20 days यू माइट बी वेरी गुड इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। चलो देखो, पहला ऑप्शन दिया सपोर्ट। हॉस्टालिटी होता है हॉस्टाइल नेचर, ठीक है, कोई किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करे, चिढ़े, गुस्सा रहे, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों एंटोगनिज्म। एंटोगनिज्म है, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बाकी हैं उनका मीनिंग क्या। जैसे साइनोश्योर है, साइनोश्योर का मतलब होता है कोई ऐसी पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जो कि सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, हर कोई उसी चीज़ पे ध्यान दे, तो वो यहाँ पे नहीं है। हॉस्टालिटी का मतलब ये तो होता ही नहीं है। एंटोगनिज्म ही है, क्योंकि यहाँ एंटोगनिज्म का एक्चुअल मीनिंग होता है हेट करना, बहुत ज़्यादा किसी की तरफ आपकी इल फीलिंग हो, गुस्सा हो, दुख नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चिढ़ हो, ओके। एंड बेहेमो इज अ ह्यूज क्रिएटर, समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ी कोई चीज़ हो, वो होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। शी वॉजंट फीलिंग वेल, सो शी वॉज डैश टू गो टू द इवनिंग पार्टी। वॉट शुड बी द वर्ड यूज्ड टू फिल द ब्लैंक, ओके। रिलिंक्विश्ड, रिलक्टेंट, रिलायंट या रेजिस्टेंस। उसने बोला कि एक कोई है जो तबीयत उसकी ठीक नहीं है, तो अब वो एक पार्टी में नहीं जाना चाहती, तो क्या सही वर्ड आप यहाँ पे पुट अप करोगे। यू हैव 5 seconds टू पुट दैट। चलो देखो, जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ रिलिंक्विश्ड, जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खाना पीना या यूज़ करना आप एकदम कम कर दो, ख़त्म कर दो, ओके। टू हैव स्टॉप समथिंग, कोई चीज़ को रोक देना, ओके। देन वी हैव रिलक्टेंट। रिलक्टेंट आपको पता ही है कि किसी चीज़ को मना करना थोड़ा सा, ओके। रिलायंट इज नॉट बीइंग एबल टू लिव और वर्क विदाउट सम, एंड रेजिस्टेंस अगेन इज रोकना। तो चारों वर्ड्स आपको सिमिलर मीनिंग के हैं, बट आपको ये पता होगा कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज रिलक्टेंट। हम बहुत बार इस वर्ड को यूज़ भी करते हैं कि आई एम नॉट रिलक्टेंट टू गो देयर, शी इज़ नॉट रिलक्टेंट। तो रिलक्टेंट मतलब जिसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फर्मिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज़ पे आप हाँ नहीं कर पा रहे हो, ओके। सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर हैंडिंग आउट a dash the circumstance of the crime should be taken into consideration। हमने कहा बिफोर टेकिंग आउट, कोई चीज़ को बताने के लिए हमें ये देखना है कि उस समय के सर्कमस्टांसेस क्या है, उस चीज़ को क्राइम बोलने से पहले वी हैव टू चेक, ओके। सो इट इज़ सस्पेक्ट, सेंटेंस, क्राइम या डिसीजन, ठीक है। सस्पेक्ट मतलब जहाँ पे आपको कोई चीज़ पे पूरी तरह से श्योरिटी नहीं हो। सेंटेंस होता है कि आपने एक डिसीजन दे दिया, और यहाँ पे देखो सही आंसर इज ऑल्सो, आंसर इज सेंटेंस एंड नॉट डिसीजन। भले ही दोनों का मीनिंग सिमिलर है, बट यहाँ पे हम लॉ की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो बिफोर हैंडिंग आउट अ सेंटेंस द सर्कमस्टांस ऑफ द क्राइम हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ओके। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द राइट वर्ड विच मीन्स समथिंग ह्यूज। तो आप याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया भी था, कोल्यूजन, बेहीमोथ, पेटी या ट्रिवियल। तो पेटी कैश बुक आपने बनाई होगी, पेटी मतलब छोटे, दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट, तो वो यहाँ पे नहीं है, हम ह्यूज की बात कर रहे हैं। ट्रिवियल भी मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे झगड़े जो लोगों के बीच में हो जाते हैं उसे ट्रिवियल बोल सकते हैं, ओके।
कोल्यूजन का मतलब होता है एक एग्रीमेंट करना, कुछ लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट करना जो कि कुछ गलत काम आप करने वाले हो उसके लिए। एंड बिहेमो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बड़ा सा क्रिएटर भी हो सकता है, क्रिएचर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो समथिंग बिग का मतलब है दैट इज़ बेहेमोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ही फायर्ड हिज असिस्टेंट फॉर असेसिंग हिज फाइल्स विदाउट हिज डैश। ओके, तो आपको पता है इसमें समझ में आ ही रहा है जनरल भी कि आपने अपने असिस्टेंट को इसलिए फायर कर दिया बिकॉज वो आपकी फाइल्स को देख रहा था बिना आपकी परमिशन के। तो परमिशन वर्ड को हमें देखना है, कंटेम्प्ट होगा, कंसेंसस होगा, कंसेंट होगा या कंसीड होगा। ओके, तो जो आपको लग रहा होगा, हो सकता है आपको कंसेंसस लग रहा हो, तो कंसेंसस बच्चों नहीं होगा बिकॉज ये होता है एग्रीमेंट बहुत सारे लोगों के बीच, और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज़ कंसेंट। आप एक पर्सन की कंसेंट के बिना उसके सामान को देख रहे हो, इसलिए आपको वहाँ से जॉब से हटा दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ काउंटरफीट? काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? चीट करना, किसी को डिसीट करना, कोई गलत काम करना। तो नेचुरली यहाँ पे उसका जो ऑपोजिट होगा दैट विल बी जेन्युइन। आई होप यू हैव गॉट दिस करेक्ट। बहुत ही सिंपल वाला था। तो तीनों वर्ड सिमिलर थे, आपको पूछा गया था ऑपोजिट क्या होगा। सो ऑपोजिट फॉर काउंटरफीट, चीट या डिसीट, फ्रॉड्यूलेंट, इन सबका इज जेन्युइन। नेक्स्ट वन इज लास्ट वीक्स plane crash was apparently due to amateur pilots dash his fuel levels। ठीक है, लास्ट वीक जो एक्सीडेंट हुआ वो किसकी वजह से था? डैश हिज फ्यूल लेवल्स, रिज्यूमिंग, असाइनिंग हिज फ्यूल लेवल्स, मिसलीडिंग हिज फ्यूल लेवल्स और प्लीडिंग। सो यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। ये वाला मैं आपको एक तरह से होमवर्क दे रही हूँ, आप इसे ज़रूर मेंशन करना इन दी कमेंट बॉक्स। सो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर यू हैव टू टेल इन दी कमेंट बॉक्स। चलो, ग्रेट, वेल डन टिल नाउ। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। द हाउस वॉज थॉरली डैश फ्रॉम व्यू बाय टॉल ट्रीज, एम्बॉडीड, सरेंडर्ड, सराउंडेड, ऑब्सक्योर्ड। ठीक है, अगेन 5 seconds आई एम गिविंग यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो मैं आपको बताऊं, एम्बॉडीड मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर सेल्फ कंटेन्ड। सरेंडर्ड इज आपने छोड़ देना किसी चीज़ को, मतलब कोई जो फाइट है, कोई बड़ी बड़ी जैसे पहले लड़ाइयाँ होती थी उसमें सरेंडर करते थे। सराउंडेड होता है कि इसके आसपास क्या है। ऑब्सक्योर्ड मतलब जो चीज़ छुप जाए। ठीक है, तो आप देखो सेंटेंस भी ऐसा सही है। द हाउस वॉज थॉरली, छुप गया था, बाय द व्यू फ्रॉम द टॉल ट्रीज, इतने बड़े बड़े ट्रीज थे उस वजह से वो घर दिख नहीं रहा था, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑब्सक्योर्ड। Question number 19. Should we judge by the lovers' constant wailing in so many Turkish songs, we would conclude that intense love must be something dash to intense suffering. तो something equal to पे बात कर रहे हैं, वो आपको आइडेंटिफाई। ठीक है, डिसिमिलर है, अकिन है, अलाइन है और इंडिफरेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज अकिन। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, इंटेंस लव एंड आपका जो ये इसमें परेशानियां हैं वो भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। वी आर गोइंग टू डू 25 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। स्पीकिंग ऑफ कॉमन बेगर्स, दे डू dash a city's social image as they abuse the kindness of the town people and the visitors alike डे इन एंड डे आउट। वो कह रहे हैं लोग जो आसपास जो बेगर्स होते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं सुबह शाम रोज। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दे डिस्ट्रॉइंग द सिटीज़ सोशल इमेज, बिकॉज दे अब्यूजिंग द काइंडनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, उनके साथ गलत करते हैं, तो एक जो सोशल इमेज है वो ख़राब हो रही है। तो आपको बताना है टिप टू अ सिटीज़ सोशल इमेज, लोथ, इम्पेयर या सूद। ओके, तो आपको सही आंसर क्या होगा? दैट इज इम्पेयर करना। सूद होता है कोई चीज़ एकदम सही अच्छी चल रही हो, तो सूदिंग म्यूजिक हो सकता है। तो यहाँ पे अच्छे पे हम नहीं कह रहे, वी आर सेइंग कि ये इस चीज़ को डिसरप्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट मीनिंग विल बी इम्पेयर। ओके, सो इट विल इम्पेयर अ सिटीज सोशल इमेज एज दे अब्यूज द काइंडनेस ऑफ द टाउन पीपल एंड द विजिटर्स अलाइक डे इन एंड डे आउट. Okay, now we have just 5 questions left. Now we are coming on to question number 21. Mutual dash is the first condition for two conversants to communicate with each other and other about a shared world. दो लोग आपस में जब बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज इंटेलिजिबिलिटी, सेकेंड इज ओबीडियंस, मिसअंडरस्टैंडिंग या यूनिटी. तो म्यूचुअल हो सकता है आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर दो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. ओबीडियंस हो सकता है कि म्यूचुअल ओबीडियंस, हमने एक दूसरे से ओबीडियंस करी, इस वजह से हम इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं म्यूचुअल ओबीडियंस यहाँ पे नहीं है. रीज़न क्या है वो अगर आप 2 seconds इफ़ यू नो इट, इफ़ नॉट, देखो म्यूचुअल ओबीडियंस होती है जब आपका एक कोई सीनियर हो और जूनियर हो, तो जूनियर आपको ओबीडियंस कर रहा है. बट यहाँ पे हम कह रहे हैं म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे दोनों इक्वल लेवल पे हैं. ठीक है, तो म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी होगी आपस में, तब आप इजीली कम्युनिकेट कर सकोगे एक शेयर्ड वर्ल्ड पे. Question 22. One of the dash difference between Ahmed and Mehmet was that Ahmed was 20 kilos heavier. दो लोगों के बीच में बात हो रही है कि दोनों में से
जो ज़्यादा भारी है वो एक पर्सन है एंड दैट इज़ 20 किलोज हैवियर. So the options are local differences, salient differences, insignificant या adjacent. तो adjacent हो गए बगल बगल के, वो नहीं है. Insignificant difference नहीं बता रहे बिकॉज हम कह रहे हैं 20 किलोज का डिफरेंस है. ओके, सो दिस इज salient. Salient होता है important या बहुत ही significant. So the correct option please remember this is salient features. Salient features आपने पढ़े भी होंगे हिस्ट्री में कहीं ना कहीं. तो salient features होते हैं important या significant जो features होते हैं. Insignificant, adjacent and local, all three answers are wrong. फाइन. चलो वी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. द डैश आउटसाइड द हाउस सेड प्राइवेट. नोटिस, लेबल, एडवाइस या थ्रेट. एक घर के बाहर लिखा हुआ है प्राइवेट, तो ये उसका नोटिस होगा, लेबल होगा, एडवाइस होगा या थ्रेट होगा. ओके, लेबल नहीं है, प्रोडक्ट्स पे होता है. एडवाइस नहीं हो सकता, ये थ्रेट नहीं है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज नोटिस. तो नोटिस लगा हुआ है घर के बाहर, ठीक है, और वो बता रहा है कि वो घर प्राइवेट है. हाउ अनकाइंड ऑफ हिम टू डैश टू हेल्प यू. डिनाई, रिफ्यूज़, एडमिट और अग्री. ठीक है, आप डिनाई करोगे या आप रिफ्यूज़ करोगे, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है. अगेन दिस आंसर ऑल्सो यू विल टेल मी विद रीजन. यू हैव टू गिव मी द रीजन कि यू विल डिनाई टू हेल्प यू और यू विल रिफ्यूज़ टू हेल्प यू. ओके, अनकाइंड ऑफ हिम टू डिनाई टू हेल्प यू और रिफ्यूज़ टू हेल्प यू. यू हैव टू टेल मी द रीजन एज वेल कि डिनाई या रिफ्यूज़ में से व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड वाई यू हैव गॉन फॉर दैट. आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे. वेरी वेल डन कि आपने पूरा 22-23 मिनट इस वीडियो को दिया है. यू वेट फॉर योर टर्न. दिस इज़ द हिंट दैट आई हैव गिवन यू हियर. आई हैड टू स्टैंड इन अ डैश फॉर आवर्स टू गेट द टिकट्स फॉर द परफॉर्मेंस. कोई कॉन्सर्ट है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए बता रहे हैं. फर्स्ट इज प्रोसेशन, टर्न, क्यू या फाइल. ओके, फाइल भी देखो बच्चों लाइन ही होती है, बट फाइल क्या है, दैट इज़ मोर फॉर्मल वर्ड, तो इसलिए हम उसे यहाँ पे नहीं. प्रोसेशन हो जाता है कोई इवेंट, कोई बहुत बड़ी सी कुछ हंसी मजाक करते हुए लोग निकल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं है. टर्न यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज यू वेट फॉर योर टर्न, ठीक है, और यहाँ पे डैश फॉर आवर्स है, सो दिस इज क्यू. तो प्लीज रिमेंबर आई हैड टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर लॉन्ग आवर्स to get the ticket for the performance. So I hope you were through with all these 25 questions. 2 questions मैंने आपसे पूछे हैं, आप ज़रूर उनका आंसर दीजिएगा in the comment box. And if you like the channel, please do subscribe, share with friends, and make sure that you practice well. So all the very best. We'll be meeting tomorrow again. Take care. Bye-bye.